अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट की गई है, तो मैं चाहूंगा कि उसका आप सब लाभ लें। और मेंबर्स की जो डायरेक्टरी है, जो आपका डेटाबेस है, वो काउंसिल की वेबसाइट पे रेडली पूरे दुनिया भर के लिए उपलब्ध होगा, जिसका जिसका बेनिफिट्स आपको अपने व्यापार में मिलेगा। तो इस तरह से आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी जीजेईपीसी ने अपने प्लेटफॉर्म से आप सबके लिए क्रिएट करी है, तो हमारा रिक्वेस्ट है कि उस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो काउंसिल के मेंबर्स हैं, उनको जो हमारी लेबोरेटरीज हैं, उनसे डिस्काउंटेड रेट पे जो है फीस पे उनकी टेस्टिंग का कार्यक्रम हम करते हैं। आज कोविड के टाइम में जब तमाम लोगों के कारीगरों के साथ में इस बीमारी की वजह से तमाम क्राइसिस हैं, ऐसे समय में जीजेईपीसी ने अपनी एक स्कीम लॉन्च की हुई थी, जो लगभग 5 सालों से चल रही है अपने मेंबर्स के कर्मचारियों के लिए। उसमें जो भी काउंसिल के मेंबर्स हैं, अपने कर्मचारियों का वो परिचय कार्ड बनवा सकते हैं, और परिचय कार्ड के साथ में वो स्वास्थ्य रत्ना हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको अवेल कर सकते हैं। स्वास्थ्य रत्ना इंश्योरेंस पॉलिसी की विशेषता यह है कि यह एक यूनिक पॉलिसी है, जिसमें किसी भी कर्मचारी का फुल कवरेज मिलती है बिना मेडिकल टेस्ट के। इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो कारीगर है, जो किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, जिसको कंपनी हमारे पास में जिनका नॉमिनेट करना चाहती है, जिनका इंश्योरेंस लेना चाहती है, ऐसे सारे लोगों को पूरा इंश्योरेंस कवरेज, मतलब अगर कोई कर्मचारी है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स, एक्सीडेंटल बेनिफिट्स, कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है तो वो भी उसमें कवर्ड है। कोई मेडिकल टेस्ट आपका नहीं होगा, आपकी सारी बीमारियों को उसमें फुल कवरेज मिलता है, कैशलेस पूरी फैसिलिटी है। कोविड जो महामारी फैली हुई है वो भी उसमें कवर्ड है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जो भी मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कि आप अगर आप तक आपके पास में जानकारी न पहुंची हुई हो, तो आप हमें संपर्क करें, हमारे कॉल सेंटर को संपर्क करें और इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, और इस स्कीम्स का आप लोग फायदा लें। अभी तक लगभग 6 लाख लोग इसका फायदा ले रहे हैं, 2.5 लाख से ज्यादा परिवार कवर्ड हैं, 6 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज इसमें कवर्ड हैं। तो मैं आप सबसे चाहूंगा कि इस स्वास्थ्य रत्ना स्कीम्स के लिए मेंबर्स जो यहाँ पे आए हैं, एक बार विचार करें, क्योंकि ये बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे होती है। और 1 लाख रुपए का जो प्रीमियम है, 1350 रुपए होता है, उसमें से 25% जीजेईपीसी कंट्रीब्यूट करती है, और मेंबर्स को 75% कंट्रीब्यूट करना होता है। इसका एक दूसरा भी पहलू है कि ऐसे भी कर्मचारी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे या जो अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपसे जुड़े हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, उनका भी परिचय कार्ड आप बनवाएं। ऐसे सेक्टर्स के जो कर्मचारी जो सीधे किसी पेरोल पे नहीं है और डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनको भी हम एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की कवरेज प्रदान करते हैं, जिसमें सेम प्रीमियम जो मैंने बताया 1350 रुपए है उनका वार्षिक। उसमें भी सारे वही बेनिफिट्स कवर्ड हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स, एग्जिस्टिंग कोई बीमारी है तो वो भी उसमें कवर्ड है। और उसके अतिरिक्त जो है, वो अपने अलावा कर्मचारी जो चाहे तो अपने अतिरिक्त अपने 4 फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स का और 2 बच्चों का भी इंश्योरेंस ले सकता है, जो उसका प्रीमियम होता है टोटल अमाउंट 2250 रुपए। उसमें से 75% काउंसिल देती है और उनको मात्र 550 रुपए ही देना होता है। तो ये 2 प्रकार की हमारी पॉलिसी है। स्वास्थ्य रत्ना काउंसिल के मेंबर्स के लिए है, और स्वास्थ्य कोष हमारी पॉलिसी है जो कि काउंसिल के मेंबर्स नहीं है, जो जो ऑर्गेनाइज ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारी, ऐसे कारीगर के लिए है खाली। उसमें मात्र कारीगर ही कवर्ड होते हैं। तो इस तरह की जो दोनों पॉलिसी है उसका फायदा आप सब ले सकें, यह हमारी विनंती है। और चूंकि हम आज आपको काफी इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देने के लिए आज प्रयास कर रहे हैं, तो मैं उसमें 2-3 चीजें और आपको ऐड करना चाहूंगा कि भारत सरकार की एमएसएमई की तमाम बेनिफिट्स जो कि हमारे एमएसएमई वेबिनार के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहे हैं, इंटरेस्ट सवेंशन है, स्किल डेवलपमेंट्स के लिए है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए है, जिसमें लगभग 35% सब्सिडीज लेके 5% इंटरेस्ट सवेंशन तक आपको मिलता है। तो उसके बारे में जो समय समय पे हमारे वेबिनार्स होते हैं, उसके माध्यम से आपको जानकारी मिल रही होगी। काउंसिल की वेबसाइट पे एमएसएमई सेक्शन में आपको पूरा विवरण हमने दे दिया है, आप चाहे तो वहां भी जा सकते हैं। और कोविड के दौरान आपको जो फाइनेंस की व्यवस्था फाइनेंस मिनिस्टर ने करी हुई है, जो ऐसे सिक यूनिट्स हैं और जो अपने ड्यूज पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बैंक्स के लोन्स जो भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको अगर फिर से फाइनेंस अवेल करना है, तो ये सारी चीजें जो है सरकार ने एमएसएमई के बैनर्स के नीचे आपके लिए ये सब स्कीम्स के माध्यम से ये सब अपॉर्चुनिटी दी हुई है। हम चाहेंगे कि आपको अगर इस तरह की किसी भी प्रकार की हेल्प की दरकार हो, तो आप हमारे कॉल सेंटर के माध्यम से हमारे एमएसएमई डिपार्टमेंट को कंसर्न करें। मेंबरशिप से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके लिए हमारे मेंबरशिप टीम को आप संपर्क करें। तो
काउंसिल्स के किसी भी फायदे को लेने के लिए आपको काउंसिल की मेंबरशिप इसेंशियल है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा जिन्होंने अपनी मेंबरशिप रिन्यू नहीं करी है वो अपने मेंबरशिप को रिन्यू करें। तो मित्रों, मैं अब अधिक समय ना लेते हुए थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं मेरे सहयोगी जो एग्जीबिशन डायरेक्टर हैं सामल जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सामल आप जो है जो हमारा अभी IIGS शो वर्चुअल आ रहा है उसके बारे में और जो विजिटर्स के बारे में एक जो जो हमारे बड़ी तादाद में लोग जुड़े हैं उनको जानकारी प्रदान करें, जिससे कि इस क्राइसिस के समय वो इस चीज का भी लाभ ले सकें। प्रेजेंटेशन के बाद में फिर हम माई KYC का पूरा प्रस्तुतिकरण आपके सामने करेंगे। तो मैं इसी के साथ मैं अब यहाँ से विराम लेता हूँ और मैं अपने सहयोगी को एग्जीबिशन डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप आए और जो है अब आप जो है आगे अपना प्रेजेंटेशन दें। थैंक यू सो मच। पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सभी GJPC के मेंबर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम शामल पोटे है। मैं IIGS जो शो होता है GJPC की तरफ से उसका डायरेक्टर हूँ। और जैसे आप सब अभी जानते हैं कि IIGS अगस्त पोस्टपोन किया गया है जनवरी के लिए, लेकिन क्योंकि आप सभी मेंबर्स का आग्रह था कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाए, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखे काउंसिल ने और हमारी कमेटी ने IIGS वर्चुअल का आयोजन किया है। ये शो 12 से 16 अक्टूबर आने वाले माह में 12 से 16 अक्टूबर 5 दिन के लिए होगा। मैं भी आप सभी को एक प्रेजेंटेशन क्विकली शेयर करूंगा और मेरी ये सबसे दरख्वास्त है कि मैं प्रेजेंटेशन के बाद आपके अगर कोई सवाल है तो देन वी कैन टेक द क्वेश्चन आंसर्स। सो आई विल जस्ट क्विकली अभी शेयर द प्रेजेंटेशन। पांडे जी, ये विजिबल है? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। सो शो का नाम IIGS वर्चुअल है और ये 12 से 16 अक्टूबर को आयोजित किया गया है। ये हमारे GJPC के ही प्लेटफॉर्म पे लोडेड होगा। तो जैसे ही आप IIGS वर्चुअल या GJPC.org जो अपनी वेबसाइट वहाँ पे आएंगे तो वहाँ से आपको इट विल बी डायरेक्टेड यू टू कि इस शो पे कैसे आना है। तो बेसिकली इसका जैसे मैंने बताया कि चेंज हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया है और चेंज के साथ हम कन्वर्ज करना चाहते हैं, अभी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, रिटेलर से मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए एक कनेक्ट होना जरूरी है। तो IIGS वर्चुअल बेसिकली आपको इसमें कोलैबोरेट कर रहा है। जैसे आप ये साइट पे आएंगे, इसमें आपको 2 भाषाएं अवेलेबल है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको इंग्लिश में करना है या आपको हिंदी में करना है। इसका पूरा इसके कुछ फायदे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो बिकॉज ये वर्चुअल है तो आज की जो पैंडेमिक की जो सिचुएशन है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अगर आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज है, खराब है, आप कहीं पे भी बैठे हैं, अगर आपके ऑफिस में है, आपके घर पे हैं, आप रीजनल ऑफिस में कहीं हैं, तो वहां से भी ये अटेंड कर सकते हैं। और ये बहुत ही हमने जो ये IIGS वर्चुअल का प्लेटफॉर्म बनाया है, बहुत ही सिंपल बनाने की कोशिश की है। इसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं रखा है। बेसिक इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है ताकि मैन्युफैक्चरर्स रिटेलर्स को कैसे मिले, अपने प्रोडक्ट को कैसे दिखाए बतौर एक प्लेटफॉर्म, कैसे इंटरेक्शन करे बतौर मीटिंग्स को शो के 5 दिन पहले कैसे शेड्यूल किया जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि हाउ टू शेड्यूल अ मीटिंग। तो बायर जो है, जो रिटेलर है, वो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के साथ शो के 5 दिन पहले मीटिंग की रिक्वेस्ट डाल सकता है। एग्जीबिटर ने अगर उसको एक्सेप्ट कर ली तो 12 से 16 के दरमियान जिस भी दिन के लिए आपने वो रिक्वेस्ट डाली है, वो 1 घंटे का आपका स्लॉट उस बायर सेलर के साथ कंफर्म हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल इस तरीके से उसको रखा गया है। आगे प्रेजेंटेशन में आपको बहुत सारी चीजें और समझ में आएंगी। जो फीचर्स हैं, अभी हमारे पास 400 से लगभग व्यापारी देश भर से जुड़े हैं जो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, और हमारा टारगेट लगभग 10,000 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रिटेलर्स का है। जैसे मैंने बताया, प्रीफिक्स अपॉइंटमेंट इसका सबसे बड़ा एक विशेषता है। इसके अलावा आप यहाँ पे एग्जिबिटर्स के यानी कि सेलर्स के प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं इन एडवांस। तो कौन सा एग्जीबिटर क्या प्रोडक्ट दिखा रहा है, उसके बलबूते पे आप उसके साथ वो मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको शो के 5 दिन पहले से अवेलेबल होंगी देखने के लिए। इसकी आप वर्चुअल की सारी बेनिफिट्स तो आप ऑलरेडी जानते हैं, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा ये नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे आप सबको थोड़ा याद होगा कि बम्बई में जब IIGS होता है तो जिस तरह का वातावरण होता है, तो हमने वही वातावरण को आपके सामने लाने की एक कोशिश की है। वी जस्ट ट्राई टू ब्रिंग द सेम फीलिंग
नेस्को जहाँ पे एनएससी जहाँ पे होता है, तो वही एक फीलिंग लाने की कोशिश, ये इसका मेन गेट है। यहाँ पे आप देखिए जो मेरा कसर है एज अ रिटेलर या एज ए एग्जीबिटर, आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना होगा और आपको सेंड ओटीपी करना होगा। अभी अगर आप रिटेलर हैं तो आपने ऑलरेडी अगर IHS 19 में और सिग्नेचर 20 में आए हैं, आपने रजिस्टर किया है, आपके पास वो बैज है 136 या 125 का जो बैज है, तो फिर आपके इसका मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी अप्रूव्ड है। अब आपको ये करना है कि फिर से IHS की वेबसाइट पे जाना है, सिर्फ लॉगिन करना है आपको। लॉगिन, आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, और वहां पे जैसे आप शो सिलेक्ट करते थे पहले, वैसे ही आपको IHS वर्चुअल अभी सिलेक्ट करना है। ये सारे रिटेलर्स के लिए बहुत प्राइम नेसेसिटी है, जरूरी है IHS वर्चुअल में आने के लिए, और ये शो के दौरान नहीं होगा। तो अगर आपको शो में विजिट करना है तो आपको शो से पहले ही ये सारा कार्यक्रम करना होगा। बहुत सिंपल है, आपको IHS के वेबसाइट पे जाना है, आपका यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी वहां पे है, आपको आपका लॉगिन अपना मोबाइल नंबर एक बार चेक करना है, बिकॉज अभी इस दौरान पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने नंबर चेंज किए हैं, वो अपडेट करना है। आई वॉन्ट टू रजिस्टर फॉर IHS वर्चुअल का वहाँ टैब है, वो क्लिक करना है और सबमिट करना है, दैट्स इट, आप रजिस्टर्ड हो गए। तो वो जब रजिस्टर होने के बाद जब शो के दिन है, तभी आपको यहाँ पे ये मोबाइल नंबर डालना है, सेंड ओटीपी डाल के आप शो में आ सकते हैं। इस तरह से इसका वेलकम एक गेट हमने बनाया है, जो IHS में सारे हॉल्स होते हैं तो उसका भी इस तरह से ही बनाया है। पांडे जी, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज पांडे जी ने मुझे 10 मिनट का वक्त दिया है, तो आई एम जस्ट रनिंग लिटिल फास्ट बिकॉज और भी कार्यक्रम है आगे मेरे बाद। ये अलग अलग कैटेगरीज जैसे हैं, जैसे कि हॉल 1 जो है वो गोल्ड ज्वेलरी के लिए है, हॉल 2 है वो डायमंड और कलर स्टोन ज्वेलरी के लिए, हॉल 3 जो है कुटियोर और ब्राइडल है, हॉल 4 सिल्वर ज्वेलरी, लूज डायमंड्स, कलर स्टोन, पर्ल्स के लिए, और हॉल 5 जो है वो फिर से गोल्ड ज्वेलरी लेकिन मास प्रोड्यूस के लिए है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये मेन लैंडिंग पेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, इसको हम लॉबी भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं हॉल्स, अभी यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर हॉल्स में जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा अगर आपको सारे एग्जीबिटर्स एक साथ देखना है तो स्टॉल डायरेक्टरी में जा सकते हैं। अगर आपके अपॉइंटमेंट जो आपने लोगों के साथ फिक्स किए वो दिखने तो आप माई कैलेंडर में जा सकते हैं। तो आपको यहाँ से जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 टाइप के स्टॉल्स हैं सर। जैसे आपने IHS में भी देखा होगा कि सिग्नेचर क्लब होता है, मेज़नाइन होता है, डुप्लेक्स होता है, डबल स्टॉल होता है। IHS वर्चुअल में 3 टाइप के स्टॉल्स है, सुपर प्रीमियम, उसके बाद प्रीमियम और स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले कोई भी हॉल में आप जाएंगे, समझे गोल्ड ज्वेलरी हॉल में जाते हैं तो सबसे पहले सुपर प्रीमियम हॉल दिखता है। सो हर एक हॉल में 4 ही सुपर प्रीमियम स्टॉल्स होंगे, मिनिमम मैक्सिमम 4, ठीक है। इसके बाद में तो ये इस तरह से अगर आप क्लिक करेंगे तो उस स्टॉल में आप जा सकते हैं। इसके बाद में सुपर प्रीमियम के बाद प्रीमियम है। प्रीमियम में जैसे आपने देखा यहाँ पे ईस्ट विंग है और वेस्ट विंग है, तो हर हॉल में 20 प्रीमियम एग्जीबिटर्स हैं। तो इस तरह से आप ये 20 जो एग्जीबिटर्स है उनको देख सकते हैं। ये ईस्ट विंग में है 10 और वेस्ट विंग में है 10। अब बेसिक अगर आपको ढूंढना है, इस तरह से नहीं जाना है, तो यहाँ पे सर्च भी है, आप नाम से भी जा सकते हैं। अगर आप कोई व्यापारी को ऑलरेडी जानते हैं, उसके साथ बात करना चाहते हैं तो उसका एग्जीबिटर नेम डाल सकते हैं। अथवा आप कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, कोई नया व्यापारी ढूंढ रहे हैं, पायल में ढूंढ रहे हैं, बिछिया में ढूंढ रहे हैं, हारम में ढूंढ रहे हैं, गोल्ड ज्वेलरी में ढूंढ रहे हैं, तो वो आप प्रोडक्ट कैटेगरी डालेंगे तो आपका पूरा एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा कि कौन से एग्जीबिटर आज हमारे साथ उपलब्ध है IHS वर्चुअल के माध्यम से, जो ये पूरा आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, और फिर हर एक में इंडिविजुअल में आप जाके उनके साथ व्यवहार के आगे बातें कर सकते हैं। इस तरह से जब आप डालेंगे तो इस तरह से ये फाइनल डैशबोर्ड ओपन होगा। अभी नेचुरली सुपर प्रीमियम जैसे आपने पहले देखा, तो ये फाइनल डैशबोर्ड में भी सबसे पहले सुपर प्रीमियम दिखाई देगा। जैसे ये अगर फॉर एग्जांपल एक, ये सब रेफरेंस के लिए हमने रखे हैं अभी, ये कंपनी उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स है सुपर प्रीमियम के, उसके बाद में प्रीमियम के हैं, और उसके बाद में स्टैंडर्ड होगा। जैसे यहाँ दिखा है ऑल एग्जीबिटर लिस्ट विल बी फर्स्ट सुपर प्रीमियम, सेकंड प्रीमियम और थर्ड स्टैंडर्ड। तो सारे बूथ ऐसे दिखा, जैसे ये स्टैंडर्ड बूथ है तो ये आरके गोल्ड ज्वेलर एक सेलर है, एग्जीबिटर है, तो इनके प्रोडक्ट कैटलॉग होंगे, उनका बुक मीटिंग, अगर आपको प्रोडक्ट उनके अच्छे लगे तो एज अ रिटेलर आप यहाँ पे उनकी मीटिंग्स बुक कर सकते हैं। आपको अगर उनके वीडियोस देखने तो वीडियोस भी देख सकते हैं। ये सारे वीडियोस आरके ने यूट्यूब पे लिंक ऑलरेडी डाले होंगे, तो वहां पे क्लिक करेंगे तो सीधा वो लाइव आपके सामने आ जाएंगे। और बाकी लिंक्स का मतलब ये है आरके का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे, उसकी वेबसाइट पेज वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे आरके की मिल जाएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सर चीज ये है, एज अ रिटेलर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको सबसे पहले आपकी लैपटॉप की, डेस्कटॉप की बैंडविड्थ बहुत अच्छी रखनी चाहिए एज अ रिटेलर या एज अ एग्जीबिटर।
एज अ रिटेलर भी, बिकॉज आप कन्वर्सेशन करने वाले हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले इसी माध्यम पे, आपको अलग से जूम पे जाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो वो कन्वर्सेशन के लिए आपकी बैंडविड्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है मेरी बैंडविड्थ बहुत अच्छी है, मेरे पास 20 एमबीपीएस है, लेकिन वो 20 एमबीपीएस में मेरे ऑफिस में 20 लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो वो डिवाइड हो गई। इसका मतलब आपके पास उसका जो रिसोर्स है, जो एनर्जी है, वो बहुत कम आई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। ये हम वर्चुअल दुनिया में, हम टेक्नोलॉजी दुनिया, लेकिन इसके ये कुछ वास्तव की जो चीजें हैं आप सबको समझनी जरूरी है। आज भी आप कोई भी वेबसाइट पे जा सकते हैं और डाल सकते हैं fast.com या फिर speedtest.com, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में आपका कितना स्पीड आ रहा है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड चीज, रिटेलर्स के लिए शो के पहले आप मोबाइल से सारा ये सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन शो के दौरान, मैं वही से रिपीट करता हूँ, शो के दौरान आप ये वेबसाइट मोबाइल से एटलीस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते। एज अ रिटेलर अगर आपको एक बायर के साथ, एग्जीबिटर के साथ वार्तालाप करनी है, बिजनेस के बारे में बातें करनी है, प्रोडक्ट्स दिखने, यू विल नॉट बी अलाउड, इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू डू द कन्वर्सेशन फ्रॉम मोबाइल। आपका हैंग हो जाएगा या आपका रुक जाएगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमारी ये दरख्वास्त है आप सभी से कि शो के दौरान सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर टैब, आईपैड टैब से भी चलेगा, बट नो मोबाइल्स। इस तरह से देखिए, जैसे प्रोडक्ट कैटलॉग है, तो ये एग्जीबिटर है आरके गोल्ड, और आप रिटेलर है तो आप ये सब एक एक प्रोडक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिख जाएगा प्रोडक्ट का डिटेल, प्रोडक्ट का कोड दिखेगा, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, कितने कैरेट में है, क्या है, स्टडेड है, किस तरह की प्रोडक्ट्स इसमें डाली है। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप ये ऐड टू विश लिस्ट में डाल सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जब आपको मीटिंग करनी है तो आप ये बता रहे हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, तो एग्जीबिटर को भी ये पता चल गया कि ये रिटेलर ने ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के लिए बात की है, तो वो उस तरह से तैयार रहेगा। तो ये सुविधा जो है आप शो के 5 दिन पहले ये सारी चीजें कर सकते हैं, आप सबके लिए उपलब्ध होगी अगर आपने आईएचएस पे रजिस्टर किया है इन एडवांस। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ड्यूरिंग द शो डेट्स अगर किसी ने रजिस्टर नहीं किया है तो ही विल नॉट बी अलाउड, देयर इज नो स्पॉट रजिस्ट्रेशन। मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे कुछ सवाल आ रहे हैं, लेकिन मैं पहले पांडे जी प्रेजेंटेशन फिनिश करता हूं, फिर वो सवाल हम देख लेंगे। जी सावल जी। आई होप पांडे जी मेरा स्पीड ठीक है, मैं ज्यादा हाँ, फास्ट नहीं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल ओके है। ओके। इसके बाद ये जो बुक मीटिंग वाला है, अभी आपको भी ऐसे देखा, अभी आरके अगेन इज एन एग्जीबिटर और उसका ये स्लॉट है, एक एक घंटे की एक एक मीटिंग है। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी अनिवार्य लगता है, आपको कौन सी कंफर्टेबल है, उस हिसाब से आप ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। रिक्वेस्ट डालने पे पहले वापस आपको पूछा जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, अक्टूबर 15 को 11 बजे आपने, आर यू श्योर यू वांट टू रिक्वेस्ट दिस स्लॉट विद दैट सेलर, विद दैट एग्जीबिटर, तो आप यस करेंगे, ये एक रिकन्फर्मेशन है। उसके बाद अगर उसने भी यस कर दिया वहां पे एग्जीबिटर ने, तो आपको इस तरह से ये ग्रीन आ जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सर ये है कि ये पूरी तरह उस एग्जीबिटर पे है कि वो आपकी मीटिंग एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके नोटिफिकेशन आपको आएंगे, लेकिन ये पूरी तरह एग्जीबिटर पे है। इसके बाद ये इस तरह से आपको दिखेगा जो माई कैलेंडर कि आपकी कहाँ कहाँ से मीटिंग कंफर्म हुई है और किस किस का है, और अगर यहीं से आप लॉग इन भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाई देखिए आरके गोल्ड में अक्टूबर 15 में 9 बजे मीटिंग है। इसी तरह सबका पूरा आपको अपना शेड्यूल दिख जाएगा। अगर आपको मान लीजिए कि आपके 3-4 ऑफिस है एज अ रिटेलर, समझिए आप बॉम्बे में बैठे हैं, आपके चेन्नई में भी ऑफिस है, बैंगलोर में भी ऑफिस है, और ये तीनों लोग ऑलरेडी रजिस्टर होने चाहिए पहले से आईएचएस के लिए, तो एक मीटिंग में आप अपने सहकारियों को भी बुला सकते हैं उस मीटिंग में। देखिए ऐसे यहाँ लिखा है, एंटर यूजर मोबाइल नंबर टू शेयर दिस मीटिंग, वो आपकी कंपनी के होने चाहिए, आप ही के साथ काम करने वाले, उनका नंबर डाल के कंटिन्यू करेंगे तो उस मीटिंग में वो भाई साहब भी आपके साथ आके एक सेलर के साथ 2 बायर फ्रॉम द सेम फर्म कैन डिस्कस। अब देखिए ये कॉन्फ्रेंस जो हो रही है वो इस तरह से हो रही है, जो आपने प्रोडक्ट विश लिस्ट में डाला वो ये है, ये सेलर है यानी कि एग्जीबिटर है और ये बायर है। इस तरह से ये मीटिंग चल रही है। अब आगे देखिए, जैसे मैंने बताया शेयर होता है, तो ये सेलर है और ये 3 बायर्स है, ये एक ही कंपनी के बायर बॉम्बे से मैडम है, ये बायर 2 समझिए फ्रॉम कलकत्ता है, और बायर 3 मान लीजिए फ्रॉम गुवाहाटी है। तो एक ही मीटिंग में ये सारा डिस्कशन चल रहा है। अभी ये प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है, लेकिन ऐसे पता चला सेलर को कि इसमें और वेरिएशन आप देखना चाहते हैं, तो उसी समय पे क्या करूं मैं, 2 ऑप्शन है सर। एक तो आप शेयर स्क्रीन कर सकते हैं, इस तरह देखिए ये शेयर स्क्रीन हो गया, ये सारी चीजें आपके पास बैकएंड में रेडी होनी चाहिए एज अ सेलर। या फिर दूसरा ऑप्शन ये, अगर अगर वो सेलर ने अपने ही लैपटॉप में एक्सटर्नल कैमरा लगाया है, तो वो उस कैमरा से प्रॉपर अगर उसने सेटिंग किया तो आपको प्रोडक्ट दिखा भी सकता है। यहाँ पे स्विच कैमरा है फॉर द बायर, देखिए ये देख रहे हैं आप ब्लू में,
ये बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है सर, जैसे हर एक मोबाइल में होता है। अगर आपको फोटो निकालना है तो आप कैमरा ऐसे सामने रखते हैं और फोटो निकालते हैं, और उसी तरह से अगर आपको सेल्फी निकालनी है तो वहीं पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी सेल्फी आ जाती है। ये सेम टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दिया कि कैसे आप स्विच कर सकते हैं। तो उसका ये एक सिंपल उदाहरण आपको दिया है। इसके अलावा सर हम सेमिनार्स भी रख रहे हैं, जो मेरे ख्याल से पांडे जी को भी पता है इस बारे में, कि हम अलग अलग सेमिनार भी रखेंगे आईजेस वर्चुअल के दरमियान, ताकि आपको उसमें और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री के बारे में पता चले। विजिटर रजिस्ट्रेशन का सर्कुलर जो है वो ऑलरेडी हम ऐप से कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम वेबसाइट पे जितने भी लोग विजिट करना चाहते हैं तो वो सर्कुलर इंग्लिश में और हिंदी में ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं उसका आपको क्विकली 1-2 मिनट का वीडियो हमने बनाया, वो डेमो दिखा रहा हूँ। ये सर्कुलर है जो वेबसाइट पे है। यहाँ पे एक क्लिक हियर है, देखिए क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपको यहाँ पे ये पूछा जाएगा पैन कार्ड नंबर। आपने सबमिट कर दिया, फिर आपका पेज पे वो खुलेगा जहाँ पे आपने पहले आपके प्रोडक्ट्स, आपने डॉक्यूमेंट डाले हैं, फोटो डाला है, मोबाइल नंबर। आपको अगर दूसरा मोबाइल नंबर डालना हो ये यहाँ पे डाल सकते हैं, या नो करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर से एक बार आपको ओटीपी पूछा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे इंसर्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। फिर जो मैंने आपको कहा था एक टैब पूछा जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड टू विजिट आईजेस वर्चुअल शो। क्लिक किया, आप रजिस्टर्ड हो गए फॉर द शो। बहुत ही सिंपल सरल रखा है, इसमें कोई ये नहीं है। 12 से 16 अक्टूबर का अपना शो है। विद दैट आई एंड माय प्रेजेंटेशन। So if there is any questions, Pandey ji, anyone wants to take? I hope my presentation was. Yes, Samal. थैंक यू सो मच। जो मैसेज लोगों तक जो कम्युनिकेट करना था वो आप कर पाए हैं। अब अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली हम उनको चैट बॉक्स में आएंगे, हम उसको लेटर आंसर कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे माई केवाईसी के को दृष्टिगत रखते हुए इस आयोजन को आज हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो अब मैं प्रणय जी से आग्रह करूंगा कि प्रणय आप प्लीज आए और डिटेल में अपना प्रेजेंटेशन दें। और अगर कोई क्वेश्चन आंसर किसी के मन में होगा तो इस पूरे प्रेजेंटेशन के बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं। आप अपना Q&A में क्वेश्चंस लिखिए, उसके आंसर्स हम आपको देंगे। कोई भी कठिनाई जो माई केवाईसी के रिन्यूअल के दौरान या कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पे उस प्रश्न को जरूर रखें, जिससे उसको आपको समाधान मिल सके। मैं मेंबर्स को एक बात बता देना चाहूंगा, डेफिनेटली माई केवाईसी के श्री प्रणय जी सब चीज बताएंगे ही, कि जो भी जीजेपीसी के मेंबर्स हैं उनको माई केवाईसी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं पेड करना है। तो आप जब भी एप्लीकेशन करते हैं तो आप अपने आप को, भले आप किसी और भी संस्थान से जुड़े हो, बीडीबी या अन्य संस्थान से, लेकिन आप जीजेपीसी मेंबर्स को सिलेक्ट करें, जिससे कि आपको जो फीस दिखाई पड़ती है वो फीस ना दिखाई पड़े और आपको फीस पे करने की दरकार ना पड़े, क्योंकि जीजेपीसी के मेंबर्स के लिए माई केवाईसी बिल्कुल इस साल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच। प्रणय प्लीज आइए, आप जो है टेक ओवर करिए। धन्यवाद मिथिलेश जी, थैंक यू। होप सबको सुनाई दे रहा है। प्रथम सबको मैं वेलकम करता हूं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेमिनार। तो ये सेमिनार में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम जो माई केवाईसी बैंक जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों बनाया गया, इसका बेनिफिट्स क्या है और मेंबर्स के लिए इसका क्या फायदा है। तो पहले हम बात करेंगे कि ये केवाईसी क्या है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि केवाईसी क्या है, मुझे क्यों करना है, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, या ये मैं बात करूंगा कि ये क्यों करना है, मुझे केवाईसी क्यों करना है मेरे दूसरे काउंटर पार्टी का। तो केवाईसी या नो योर कस्टमर, या जो मैं बोलता हूँ नो योर काउंटर पार्टी, क्योंकि आपको कस्टमर और सप्लायर दोनों लोगों का करना अनिवार्य है। इसके लिए ये उनके जो इंफॉर्मेशन है, उनकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमको मालूम होनी चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन हमको अपडेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए।
तो हम ये क्यों क्यों करना, पहले केवाईसी क्यों करना? एक तो हमको जानना है कि जो काउंटर पार्टी है वो जेन्युइन पार्टी है, हमको किसी फ्रॉड को देना नहीं है, हमको किसी क्रिमिनल को देना नहीं है, ये हमको एक पहले जानना है। दूसरा, हमारा कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, आपने देखा होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बहुत बात चल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी कंपनी का उपयोग कोई गलत तरीके से करे। और तीसरा जो है कि हम जो हमारे लीगल ऑब्लिगेशन है, यानी जो हम हमारे जो एज पर लॉ हमको ये करना है। तो ये पहले मैं लॉ का क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। तो आपने बहुत सुना होगा, पाकिस्तान के बारे में बात किया होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, ये है वो है। तो ये सब कौन डिटरमिन करता है? ये जो फैसला लेता है, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF, ये ग्लोबल संस्थान है। आई थिंक 30-35 कंट्रीज डायरेक्टली उनके मेंबर है, इंक्लूडिंग इंडिया, और बाकी ओवरऑल आई थिंक अराउंड 180 या 190 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द FATF या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो उनके रूल, वो लॉ नहीं बनाते कंट्री में, वो सिर्फ गाइडलाइन देते हैं, और फिर जो कंट्री है, जो उनकी मेंबर है, वो खुद के जुरिस्डिक्शन में लॉ बनाती है। तो FATF ने हमारे इंडस्ट्री को, यानी जो डीलर्स इन प्रेशियस मेटल्स एंड स्टोन्स है, उनको उन्होंने एक डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस या प्रोफेशन करार दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि every company in our industry, or as defined by the law, has to do a risk-based approach to your AML program. So सबको AML प्रोग्राम करना है, एंड हर एक AML प्रोग्राम का जो एक आधार स्तंभ है वो KYC होता है, यानी हमको सबको KYC करना ही है। अभी इंडिया में इसका जो FATF के जो गाइडलाइंस हैं, वो जो इंडिया में जब लॉ में आते हैं, तो जो इंडिया का लॉ है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये माना जाता है। ये 2002 में पहली बार आया, 2004 या 5 में मॉडिफाई हुआ, और 2012 में इसका लास्ट मॉडिफिकेशन हुआ। जब ये 2012 में मॉडिफाई हुआ, तभी इन्होंने अपने इंडस्ट्री को, यानी जो, और ये जो मैंने दिखाया है वो एक्चुअल वो जो एक्ट है उसका मैंने कॉपी करके डाला है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कि a person, the designated business or profession includes dealers in precious metals, precious stones, other high value goods. Precious metals includes gold, silver, platinum, palladium, rhodium, any other metal. Precious stone includes diamond, emerald, ruby, sapphire. So all these are, or all these designated business or professions are also called as a reporting entity. यानी हम लोग को जैसे बैंक हो, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, या आपका शेयर हो, शेयर ब्रोकिंग वाला हो, या आपका इंश्योरेंस वाला हो, इनके साथ हमारी तुलना की जाती है, और हमको भी अपने जो काउंटर पार्टी है उनके साथ उनका KYC करना पड़ता है। जब हमको करना पड़ता है तो क्या क्या करना पड़ता है? हमको उनका बिजनेस का सब ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब रखना पड़ता है, हमको जो आइडेंटिटी है क्लाइंट की वो करनी पड़ती है, इंक्लूडिंग बेनिफिशियल ओनर। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ आप जानना कि ये कंपनी है और ये चालू कंपनी है, उसका फायदा है नहीं, आपको ये भी जानना है कि कंपनी के ओनर्स कौन है, उसका फायदा किसको मिल रहा है, उनके डायरेक्टर्स कौन है। ये सब इंफॉर्मेशन जानना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये हमको एटलीस्ट 5 साल तक अपने को रखना पड़ता है फॉर दी अकाउंट। तो 2012 में गवर्नमेंट ने ये लॉ लाया। 2017 में गवर्नमेंट ने GST इंटेलिजेंस को हमारे सेक्टर का रेगुलेटर करार दिया गया अंडर PMLA। ये अभी तक चालू है। तभी गवर्नमेंट ने ऑल्सो डिसाइड किया कि ऑल जो रूल्स है वो 2 करोड़ और ऊपर के टर्नओवर के लिए एप्लीकेबल है। इन अ वे ये फायदे का था, लेकिन जो रूल्स हैं सब बैंक के लिए लिखे गए हैं, हमारे लिए लिखे गए नहीं हैं। तो इमीडिएटली 50,000 के ऊपर, आपको अगर याद रहेगा, 50,000 के ऊपर पैन कार्ड देना पड़ता है, और ये सब हुआ। और फिर इंडस्ट्री ने
गवर्नमेंट को डेलीगेशन भेजा और तभी गवर्नमेंट ने ये विड्रॉ किया। ये विड्रॉ ये कारण किया क्योंकि जो लॉ क्लियर है, लेकिन लॉ के अंडर जो रूल्स लिखे गए हैं वो रूल्स हमारे लिए नहीं थे, वो बैंक के लिए थे, जो हम वी कुड नॉट फॉलो दोज रूल्स, वो हम कर ही नहीं सकते थे, इसलिए हम लोगों ने वो उनको ये बोला गवर्नमेंट को। ये FATF जो है वो हर एक कंट्री का म्यूचुअल इवैल्यूएशन करता है, यानी दूसरे कंट्री के लोग इंडिया में आके चेक करेंगे। ये 2020-21 में शेड्यूल था, एक्चुअली सितंबर अक्टूबर के लिए था, लेकिन कोविड की सिचुएशन के लिए प्रोबेबली अगले साल में जाएगा। दूसरे कंट्रीज का अगर ये म्यूचुअल इवैल्यूएशन का रिपोर्ट देखें तो ये म्यूचुअल इवैल्यूएशन के बाद वो बोलते हैं कि ये चीजें आप फॉलो कर रहे हैं, ये चीजें आपको इम्प्रूव करनी है। तो अगर ये आप दूसरे कंट्रीज के लिए देखते हैं तो अगर आप इजराइल पकड़ो या चाइना पकड़ो या हांगकांग पकड़ो या UAE पकड़ो, ये सब कंट्रीज में आप देखोगे कि जो हमारे इंडस्ट्री का जो कंप्लायंस है वो इंक्रीजिंगली फोकस में आ रहा है। रेगुलेटर्स इस चीज के लिए बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि और रेगुलेशन आना चाहिए या जो रेगुलेशन है वो फॉलो होना चाहिए। तो अर्थात जब ये होएगा तो इट इज लाइकली दैट और कुछ कंट्रोल्स आए या और टाइटन हो जाए, तो दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू बी अवेयर, हमको जानना है कि ये हो सकता है। तो अगर अभी हमने बात किया कि ये KYC है और क्यों मेरे को KYC करना है, अभी अगर मेरे को KYC करना है फिर भी मेरे को माई KYC बैंक क्यों ज्वाइन करना है, उसका क्या फायदा, मैं क्यों ज्वाइन करूं, मेरे को क्या, मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। तो अगर आप देखेंगे तो टिपिकली आज की तारीख में अगर जो भी कंपनी KYC कर रहा है वो कैसे कर रहा है, ये आप फिजिकली कर रहे हो, आप पेपर फॉर्म में कर रहे हो, मैं एक चीज मांग रहा हूँ, मेरा बाजू वाला 2-4 चीज मांग रहा है, कोई और 10 चीज मांग रहा है, तो स्टैंडर्ड है नहीं। ऑल्सो अगर आपको अगर चाहिए, आपका कुछ ऑडिट हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो फिर आपको फोन करना पड़ता है कि अरे भाई ये आपका KYC कंप्लीट नहीं है, प्लीज मेरे को इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो आपका जो एफर्ट जा रहा है यार, आपके लोगों का एफर्ट जो जा रहा है वो काफी है, और फिर भी आप जो कर रहे हैं वो इनकम्प्लीट है या सब चीजें कवर नहीं कर रही। अभी अगर अपने इंडस्ट्री की बात करें तो अपना इंडस्ट्री काफी कनेक्टेड है। एक देयर आर मैन्युफैक्चरर्स हैं, कोई डीलर्स हैं, कोई ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सॉरी, सो अपने इंडस्ट्री में सब लोग आज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और सो अगर 25-30 ज्वेलर हैं या 25-30 मैन्युफैक्चरर हैं, वो सब ज्वेलर से कनेक्टेड है, और सब ज्वेलर्स का एक दूसरे का दोनों बाजू से अपने को KYC करना पड़ रहा है। तो अगर हम ट्रांजैक्शन देखें तो अभी बैंक आपका KYC करता है, आप कभी बैंक का KYC नहीं करते, लेकिन जो हमारे ट्रांजैक्शंस है, अगर मैं किसी को ज्वेलरी बेचता हूं या मैं किसी को डायमंड बेचता हूं तो मेरे को उनका KYC करना है, उनको भी मेरा KYS करना है, तो ये डबल हो गया। तो ये हमारे इंडस्ट्री का बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि हर बार हर एक ट्रांजैक्शन या हर एक रिलेशन में हमको ये KYC करना पड़ता है। दूसरा चीज जो स्टैंडर्ड है वो नहीं है, जो मैंने बोला, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, अपने हिसाब से हम लोग मांग रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो लॉ है उसके हिसाब से कंप्लीट है नहीं है, वो हम लोग नहीं देख पा रहे। तीसरी चीज, बहुत लोग छोटे छोटे कंपनियां होते हैं, 2-4 लोग होते हैं। अभी इन 2-4 लोगों में वो ज्वेलरी बेचेगा या वो KYC और कंप्लायंस का देखेगा, तो ये भी एक एडिशनल बर्डन हो जाता है कंपनीज के लिए, स्पेशली छोटे कंपनीज के लिए। अभी आप छोटे कंपनी हो, अगर आप कुछ खरीद रहे हो बड़े कंपनी से और आपने पूछा कि भाई आप मेरे को आपका KYC दो, वो बोलोगे मेरे को बेचना ही नहीं है, मेरे को देना ही नहीं है, ये भी चांस हो सकता है, क्योंकि छोटा कंपनी कभी कभी पूछ भी नहीं सकता। तो ये सब अगर देखा जाए तो अगर आप सेंट्रलाइज्ड एक KYC प्लेटफॉर्म करते हो तो इसमें सब लोगों का फायदा है, और सब लोगों को लोग इसका इस्तेमाल बराबर तरीके से कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म है क्या? आई मीन हम लोग को मालूम है, अभी अगर
किसी को पूछोगे तो मैं बोलोगे कि अरे मेरे को जीजेपीसी ने बोला है इसलिए मेरे को जाके केवाईसी करना है और ये मेरे को केवाईसी मेरा कंप्लीट करना है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आप सिर्फ प्लेटफॉर्म में अंदर आ रहे हो, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपका इस्तेमाल कभी होगा, आपका इस्तेमाल तभी होगा जब आप लोगों के साथ डील करोगे। तो माई केवाईसी बैंक इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां मेंबर्स ऑफ ट्रेड बॉडीज कैन रजिस्टर, कंप्लीट एंड शेयर देयर ओन केवाईसी इंफॉर्मेशन। तो पहले आप रजिस्टर करोगे, आपका खुद का केवाईसी करोगे, और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप आपका केवाईसी दूसरे लोगों के साथ शेयर करोगे। जब आप शेयर करते हो तो उनका केवाईसी भी आपको मिलता है। तो दोनों साइड से लोगों का साथ में फायदा होता है। और ये जैसे आप फेसबुक या कहीं लिंक्डइन पे करते हो वैसे उतना ही आसान है कि आप उनको रिक्वेस्ट भेजो, उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो आपका केवाईसी एक दूसरे को दिख गया। हम लोग जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और काफी लोगों को तकलीफ है कि अरे इतना सारा क्यों इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हो, क्योंकि हम लोगों ने जो सेट किया है वो सब लोगों को और सब कंट्रीज और काफी कंट्रीज को भी एप्लीकेबल है। तो जब आप एक बार करोगे, आपको एक बार ही करना है लेकिन आपको कंप्लीट करना है। जब आप एक बार कंप्लीट और पूरा आपका कर देते हो तो फिर आपको शेयर करने में बहुत आसानी हो जाती है। जब हम केवाईसी आप जब केवाईसी सबमिट करते हो, पहले रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप सबमिट करते हो तभी आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा। वो यूनिक नंबर से आप किसी के साथ आपका केवाईसी शेयर कर सकते हो। जब तक आप और दोनों साइड एक्सेप्ट नहीं करेंगे शेयर नहीं होगा। तो दोनों साइड में लोगों को ये करना है। अभी इसका बेनिफिट क्या है, मेरे को क्यों, मैंने समझा कि मेरे को करना है लॉ के हिसाब से, इसलिए मैं या तो इस पे दे दूंगा, आपके क्या बोलते हैं वो, आपको मैं ईमेल पे भेज दूंगा या मेरा हो जाएगा काम। कुछ चीजें, एक आपका जो केवाईसी आपको एक बार ही कंप्लीट करना है। अगर मैं 10 लोगों के साथ डील करूं या मैं 100 लोगों के साथ डील करूं, मेरे को हर बार हर एक के साथ मेरा केवाईसी नहीं करना है, मेरे को एक बार ही करना है। एक बार होने के बाद मैं इमीडिएटली जिसको भी चाहिए मैं सीमलेसली शेयर कर सकता हूं। दूसरी चीज, अगर मेरा कुछ चेंज हुआ, मेरा एड्रेस चेंज हुआ या कुछ मेरा डायरेक्टर चेंज हुआ या मेरा पार्टनर चेंज हुआ, मेरे को एक जगह एक बार ही अपडेट करना है। इमीडिएटली आपके सब कनेक्शंस को दिख जाएगा कि ये आपका एक चेंज है, आप नया केवाईसी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सोचिए आपका कितना काम कम हो रहा है, क्योंकि आपको सब चीज एक बार ही करनी है। तो ये आप जो देने की बात है उसके बारे में। जो लेने की बात है, क्योंकि अभी मेरे को स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन सब लोगों का एक जगह से ही मिल रहा है। मेरे को बार बार किसी ने आधा दिया, कम दिया, ये बराबर नहीं है, ये सब चेक करने की जरूरत है ही नहीं। जब हम लोग के पास आता है हम लोग चेक भी करते हैं, जो पैन डेटाबेस हो या जीएसटी डेटाबेस हो या एमसीए है, ये सब हम चेक्स भी करते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम है कि जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो एज फार एज पॉसिबल करेक्ट इंफॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल है। अगेन, अगर आपके मेंबर के साथ या आपके कस्टमर या आपके सप्लायर के साथ कोई पार्टनर चेंज हुआ, कोई डायरेक्टर चेंज हुआ, कोई एड्रेस चेंज हुआ, वो भी आपको इमीडिएटली दिख जाएगा। तीसरी बात, आप जो शेयर कर रहे हो, आजकल काफी लोग केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट्स है, किसी ने पूछा आप ईमेल भेज देते हो। अभी आप अगर आपका पासपोर्ट कॉपी या आपका आधार कॉपी या आपका पैन कॉपी किसी को ईमेल में भेज रहे हैं, आपको क्या गारंटी कि वो मिसयूज ना हो रहा है और नहीं हो रहा है। तो ये जो जब आप केवाईसी, जब मैं बोल रहा हूं कि आप किसी का देख सकते हो, आपको इंफॉर्मेशन ही मिलता है। अगर किसी को फुल केवाईसी चाहिए तो देयर इज अनदर प्रोसेस, आपका स्पेसिफिक अप्रूवल्स लगता है। जो आपको मिलता है वो सिक्योर्ड पीडीएफ फाइल में मिलता है, उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है, उसमें आपका, अगर मैं देख रहा हूं आपका केवाईसी तो मेरा नाम रहेगा आपके केवाईसी पे। तो ये एकदम आसान हो जाएगा कि ये अगर कोई मिसयूज कर रहा है तो ये कहां से कर रहा है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज
हमारी बात चल रही है बैंक्स एंड रेगुलेटर्स के साथ, लेकिन जैसे ये यूज होता जाएगा, जैसे ये पॉपुलराइज होता जाएगा, तभी हम उनसे भी बात कर सकते हैं कि हम ये कैसे उनको उनके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करें, क्योंकि करंटली जो बैंक्स का कॉन्फिडेंस है इंडस्ट्री में वो काफी लो है। बैंक्स ट्रस्ट नहीं करते, तो ये अपने को रीगेन करना है ये जो ट्रस्ट है। सो अगर फीचर्स की बात करें कि क्या है केवाईसी बैंक में, सिंपल इंटरफेस है। आपका कंट्री हो, बिकॉज ये ग्लोबल डेटाबेस है, बाहर के लोग भी हैं, तो अगर आपके कंट्री हो या आपका टाइप ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो, यानी अगर आपको पार्टनरशिप हो तो आपको डिफरेंट दिखेगा, आपको प्रोप्राइटरशिप को डिफरेंट दिखेगा, आपको कंपनी हो तो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो एकदम सिंपल बेस्ड ऑन योर टाइप ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कनेक्शन प्रोसेस इज वेरी इजी। तो आपको अगर यूनिक आईडी हो तो से IN 80001 और 4001, तो आपको सीधा वो रिक्वेस्ट डालना है, नंबर डालना है और आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। आप आपके कस्टमर्स और सप्लायर्स जस्ट लाइक एनी अदर सोशल मीडिया आप एकदम आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, और स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा आपके कस्टमर्स के बारे में। जैसा मैंने बोला एवरीथिंग इज सिक्योर। तो अगर कोई मेरा केवाईसी देख रहा है, एक तो उसको सिक्योर PDF फाइल में मिल रहा है, दूसरा चीज ये पूरा ट्रांसपेरेंट है और पूरा हिस्ट्री आपको दिख जाता है। तो आप देख सकते हो कि किस किस ने मेरा केवाईसी देखा। तो आपके लिए बहुत आसान पड़ जाता है और आपको फुल ट्रांसपेरेंसी मिलती है कि किसने मेरा केवाईसी देखा। अगर किसने कुछ चेंज हुआ है तो इमीडिएटली आपके होम पेज पे आपको दिख जाएगा कि ये पार्टी के इसमें ये चेंज हुआ है, प्लीज आप आगे जाके देख लीजिए। तो ये एकदम आसान हो जाता है आपको पूरा केवाईसी मैनेज करने के लिए। तो ये हमने देखा कि पहले हमने देखा कि केवाईसी क्यों चाहिए, और बाद में देखा कि केवाईसी माई केवाईसी बैंक मेरे को क्यों आना है। अभी जाएंगे कि अगर मेरे को माई केवाईसी बैंक में आना है तो मैं कैसे ज्वाइन करूं। तो हाउ डू आई ज्वाइन द माई केवाईसी बैंक प्लेटफॉर्म। सो ब्रीफली अगर मैं बोलूं तो पहला जो है, जो हमारा एक रजिस्ट्रेशन होता है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके GJPC आईडी के साथ आप रजिस्टर कर सकते हो। इमीडिएटली आपका एक टेम्पररी आईडी TMP या TMP करके आपको एक टेम्पररी आईडी मिल जाएगा। करंटली अगर आपने देखा हो कि काफी लोगों ने जो रजिस्टर किया है वो टेम्पररी आईडी लेके GJPC का ये साल का मेंबरशिप ले लिया है। जब आपका टेम्पररी आईडी मिल जाता है फिर आप रजिस्टर करके आपका पूरा डिटेल्स भर सकते हो। अगर आपको कभी डाउट हो तो माई केवाईसी बैंक जो होम पेज है उसमें प्रोसेस करके एक बटन आपको ऊपर ही दिख जाएगा, वो आप क्लिक करोगे तो उधर आपको प्रोसेस का पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके नीचे जो हम लोग डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स बोलते हैं वो दिख जाएगा, सेइंग क्या क्या इंफॉर्मेशन या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज आपको देनी पड़ रही है, और वो क्या है वो एकदम स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया है उधर। अगर ऑल्टरनेटिव्स है कि ये 4 में से कोई एक भी चलेगा तो वो चारों ऑप्शंस आपको दिख जाएंगी। इसमें कुछ छुपाने की बात है नहीं, आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हो, ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। एक बार आपने एप्लीकेशन भर दिया तो आप सबमिट कर देते हो। तो आप सबमिट करोगे अप्लाई फॉर इनिशियल एक्टिवेशन। तो जब आप अप्लाई करते हो, जो मिथिलेश जी ने बोला है, अगर आप GJPC मेंबर हो तो इंडिया में फॉर एग्जांपल GJPC और BDB 2 ट्रेड बॉडीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके मेंबर आ सकते हैं। तो अगर BDB के आप मेंबर हो और अगर आप GJPC के मेंबर हो और गलती से आपने BDB का मेंबरशिप के थ्रू आए हैं तो आपको चार्ज होने की शक्यता है, क्योंकि ये सिस्टम को मालूम नहीं कि आप GJPC मेंबर हो। अगर आप GJPC मेंबर हो तो आपको वो सिर्फ पूछेगा कि आपका टर्नओवर रेंज क्या है, उसके बाद आपको पे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि GJPC सब कॉस्ट बेयर कर रही है, तो ये आपको पे करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपको इंश्योर करना है कि जब आप आते हो तब आप GJPC मेंबरशिप के थ्रू ही आते हो, क्योंकि सिस्टम को अदरवाइज पता नहीं चलेगा। एक बार ये बैकएंड पे आता है तो बैकएंड डिटेल में देखता है, रैंडमली किसी पर्सन को जाता है, वो चेक करते हैं और वो आपको बता देंगे कि ये प्रॉब्लम्स हैं या ये इश्यूज है,
या तो फिर अप्रूव कर देंगे। तो अगर कुछ इश्यूज नहीं है वो डायरेक्टली अप्रूव कर देंगे, अगर इश्यूज है तो वो जनरली डिटेल में बता देंगे आपको कि क्या इश्यूज हैं। अगेन मेरी दरख्वास्त है कि आप प्लीज वो जो इश्यूज हैं वो डिटेल में जाइए। नॉर्मली आजकल के तारीख में ऑफ कोर्स सब लोग घर से काम कर रहे हैं, तो वो खुद आपका उनका नंबर दे रहे हैं, तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। एक बार आपका परमानेंट आईडी आ जाए, यानी आपने अप्लाई कर दिया और रिव्यू के बाद रिव्यू ओके आ जाएगा, तो आपको एक परमानेंट आईडी मिल जाएगा। तो टिपिकली परमानेंट आईडी आपका होगा IN फॉर इंडिया, आपके नाम का पहला कैरेक्टर। तो अगर आप अजय डायमंड्स हो तो INA, एंड देन उसके बाद एक सीक्वेंशियल नंबर होगा, 5 डिजिट नंबर। ये ऐसा 8 डिजिट KYC आईडी मिल जाता है आपको। इसका मतलब हुआ कि आपका KYC प्रोफाइल एक्सेप्ट हुआ है और आपको फाइनल KYC आईडी मिल गया है। नाउ जब आपको ये KYC आईडी मिल जाता है, आप इमीडिएटली दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करने का चालू कर देते हैं। जो मैंने बोला कि कनेक्शन जो मेन पार्ट है माई KYC बैंक का, वो आप इमीडिएटली चालू कर सकते हैं। दूसरा, आपको दूसरा ईमेल आता है कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसका ईमेल आता है। करंटली अगर आप बॉम्बे में हो तो आप विथ प्रायर अपॉइंटमेंट ऑफिस आ सकते हो, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो आप ये कोविड की सिचुएशन के लिए आप चिंता मत कीजिए, हम लोग बाद में वापस ये करेंगे, लेकिन वापस वी विल रीच आउट टू यू। लेकिन अगर आप बॉम्बे में हो और आप करना चाहते हो तो वो भी आप अपॉइंटमेंट लेके, आप सपोर्ट पे ईमेल डाल दीजिए, आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा हो तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये बाद में होगा। तो एप्लीकेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देखना है कि कैसे भरा जाए एटसेट्रा, तो आप YouTube चैनल में भी जा सकते हैं। तो यू कैन गो टू द YouTube चैनल ऑन माई KYC बैंक चैनल ऑन YouTube। तो आपको उधर वीडियोस दिखेंगे कि कैसे भरा जाता है। लेकिन आपको अगर इंफॉर्मेशन देखना है तो कंपनी का नाम, आइडेंटिटी और एड्रेस का डिटेल्स, आपका इंडस्ट्री बॉडी मेंबरशिप का डिटेल्स, आपके लीगल आइडेंटिफायर्स यानी पैन, GST, IC फॉर GPC, ये चीज। फिर आपके हम तीन लोगों को देखते हैं, एंटिटी ओनर, एंटिटी कंट्रोलर और एंटिटी रिप्रेजेंटेटिव। आप कोई एक हो सकते हो या तीनों हो सकते हो। अगर ये तीनों लोगों के लिए हम लोग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगते हैं। फॉर इंडियन पीपल, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वी टेक द पैन कार्ड। एडिशनली वी आस्क फॉर 1 बैंक अकाउंट और एक सेल्फ डिक्लेरेशन। अगर आप प्रोसेस टैब में जाइए हमारे मेन होम पेज पे, तो उधर नीचे डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स दिखाएंगे। अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड सी दैट, उधर आपको सब डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो ये आप भरने के बाद आप सबमिट करने को अलाउ करोगे। सबमिट के टाइम आपको अपना टर्नओवर रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार आपने टर्नओवर भर दिया और सबमिट कर दिया तो फिर वो बैकएंड को आता है। बैकएंड में हम लोग एज पर इंफॉर्मेशन जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं वो चेक करते हैं कि बराबर है कि नहीं। कुछ इनकंसिस्टेंसीज है MCA में और आपके प्रोफाइल में, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सब बराबर होना चाहिए। वेरिफिकेशन में ग्लोबल डेटाबेसेस, तो कोई किसी का कोई फ्लैग आया हो तो वो भी हम लोग चेक करते हैं। तो ये होने के बाद हम लोग बोलेंगे कि ओके अभी आप ये प्रोफाइल बराबर है, एंड देन वी ओके द प्रोफाइल। वंस इट इज ओके, आपको परमानेंट आईडी मिलता है, स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन सब जगह का मिलता है, और इमीडिएटली आप एक बार आपका फाइनल आईडी मिल जाए, आप कनेक्ट करना चालू कर सकते हैं। Currently, we have relaxed the physical verification because of the COVID situation. Just to show you, this is the kind of KYC you will see of the person. Say कंपनी का नाम क्या है, क्या क्या काम करता है, एड्रेस क्या है, उसका स्टैट्यूटरी लीगल इंफॉर्मेशन क्या है, उनकी ओनरशिप डिटेल्स क्या है, आगे जाके उनके बैंक डिटेल्स क्या है, उनके टर्नओवर रेंज क्या है, डिटेल्स ऑफ ऑल्टरनेट ऑफिसेस, अगर उनका फैक्ट्री हो तो वो कहाँ है, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा।
अभी हम लोग 4 ट्रेड बॉडी के मेंबर्स को ले रहे हैं. वी आर टेकिंग मेंबर्स फ्रॉम AWDC इन एंटवर्प, DDE Dubai Diamond Exchange in Dubai, Bharat Diamond Bourse and GJPC. Now GJPC is paying this for its members. So this ये चार्जेस आपको एप्लीकेबल है नहीं, लेकिन प्लीज मैं वापस बोल रहा हूं, आप इंश्योर कीजिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका नाम यानी GJPC मेंबरशिप के थ्रू ही आए, तो ही आपको चार्जेस नहीं लगेंगे. तो ये हो गया कि आपका हमारा प्रोसेस क्या है, हम कैसे भरें ये इंफॉर्मेशन. अभी लास्ट यानी आगे क्या, तो ये सब तो ठीक है, लेकिन आगे क्या. तो एक तो करंटली हमारे अराउंड 3,300 कंप्लीटेड प्रोफाइल्स हैं. वी आर ट्राइंग टू फिनिश दिस एज सून एज पॉसिबल फॉर द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ GJPC. जो ट्रेड बॉडीज है मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं. 2 इंटरनेशनल बैंक्स ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं. GJPC जैसे आपको मालूम है, GJPC ने फाइनल ID मैंडेटरी किया है और GJPC मेंबरशिप फॉर ये साल का जो मेंबरशिप है, तो ये 30 सितंबर तक का है. सॉरी, KP सर्विसेज के लिए ऑलरेडी मैंडेटरी किया है कि अगर आप KP सर्विसेज चाहते हैं तो भी KYC ID आपको लेना पड़ेगा. And for additional advance remittance list, that also we are looking at making it mandatory for GJPC from GJPC side. हम लोग बैंक्स के साथ और डोमेस्टिक बैंक्स के साथ भी बात चालू है कि वो लोग भी स्टार्ट करें एक्सेस करने के लिए. तो बैंक्स को इसमें क्या फायदा, तो आप पूछेंगे कि बैंक्स को क्या क्यों करना है. तो लॉ के हिसाब से बैंक को उनके जो कस्टमर है उनका KYC तो खुद ही करना है, तो वो डायरेक्टली यूजफुल नहीं है. लेकिन बैंक्स को जो एक ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग होता है, तो आपके खाते में 1 करोड़ रुपया किसी ने डाला, तो बैंक में किसी को देखना पड़ता है कि ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है कि नहीं है. तो ये एक बड़ा एक्टिविटी होता है बैंक्स के लिए. और हमारे इंडस्ट्री में जब काफी बाहर से पैसा आता है या बिग अमाउंट्स होते हैं, तो ये ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है. तो अगर बैंक्स देख पाएंगे, और हमारे सिस्टम में ये ऑप्शन है कि अगर मैं बैंक हूं और आप मेरे कस्टमर हो, मैं कनेक्टेड हूं, तो मैं आपके कस्टमर का जो आपके कनेक्शंस है उनको भी देख सकता हूं. तो उससे बैंक्स को फायदा क्या होगा कि बैंक्स देख पाएंगे कि हाँ, ये जेन्युइन पार्टी से पैसा आ रहा है, तो ये लग रहा है कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन है. तो इससे बैंक्स का भी काम बहुत कम हो जाएगा. तो ये भी हम लोग बैंक्स के साथ बात चालू कर रहे हैं. एज वेल एज दूसरे ट्रेड बॉडीज. अगर आप दूसरे ट्रेड बॉडीज में हो, जितना ये सिस्टम बड़ा होएगा उतना सबको फायदा होगा, उतना सबको ईज होगा, और जितना हम लोग यूज करेंगे उतना ये ज्यादा फायदे का होगा सबके लिए. तो अगर आप देखोगे अभी मैं क्या, या अगर मेरे को पूछा कि मेरे को मेंबर्स से क्या हेल्प चाहिए, तो जो आप अप्लाई कर रहे हैं प्लीज डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स देख लीजिए. आप पूरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो चेक कीजिए, और जो डिटेल रिजेक्शन रीजन है प्लीज फॉलो कीजिए. काफी मेहनत जाती है हर एक एप्लीकेशन को देखने के लिए. हर बार आप सबमिट करोगे तो लोगों को भी उतना मेहनत पड़ती है कि पूरा सब देख लें. दूसरा चीज, जिन्होंने कंप्लीट किया है, जिन्होंने उनका प्रोफाइल कंप्लीट किया है, एवरी 6 मंथ्स उनको एक OTP भरना पड़ता है कि भाई जो मैंने इंफॉर्मेशन डाला वो बराबर है. अगर नहीं है तो आप कभी भी जाके चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. और 2 साल के बाद वही चीज आपको वही आपका प्रोफाइल आपको डाउनलोड करके साइन करके अपलोड करना पड़ता है, ये बोलने के लिए कि मेरा प्रोफाइल बराबर है. आपके बैंक ने ये आपको KYC के लिए पूछा होगा, तो ये वही प्रोसेस है जो पीरियोडिकली हम लोग करेंगे. और अगर एक जो मेरे को आपसे हेल्प चाहिए, वो कनेक्शन कीजिए और कनेक्शन कीजिए. क्योंकि जितने ज्यादा कनेक्शन होंगे उतना यूज होगा और उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा सब मेंबर्स के लिए. So yeah, you can go to My KYC Bank website, and again, please start connecting as much as possible. That's all. Thank you, Mithilesh ji. थैंक यू प्रणय. क्वेश्चन आंसर्स में जो टैब में आप देख ले, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं. डेफिनेटली उसको नयन ने रिप्लाई किया हुआ है, लेकिन ऑडियंस के बेनिफिट्स के लिए अगर उनके जो आपको रिलेवेंट लगे कि हाँ जरूरी है, जो मास लोगों के प्रॉब्लम्स है,
ऐसे क्वेश्चंस के आंसर अगर आप दे पाएंगे तो मुझे लगता है कि एक साथ में काफी लोगों तक मैसेज चले जाएगा, क्योंकि हो सकता है Q&A में काफी लोग ना पढ़ रहे हो, आपकी आप बात को सुन रहे थे, तो जो आपको रिलेवेंट लगे उसके आंसर्स आप एक एक करके प्लीज दे दें। राइट। Nan, you want to ask me any of the questions which you want me to answer? Related to Aadhaar? No, any questions? नैन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि no questions as नहीं, such, Pranay. नैन सुनिए, जिन क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए हैं वो कुछ लोग ही देख पा रहे हैं, कुछ लोग ही पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे, तो मेरा कहना है कि वो क्वेश्चंस एक बार आप रिपीट करिए जो Q&A में आए हैं। मेरे को पूछ लीजिए ना। हाँ, उनको आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए मेरे। आप प्रणय से पूछिए जिससे कि उसका वो आंसर दे पाए, और जो अधिक से अधिक लोग एक साथ में उसके आपके आंसर्स को समझ सके और उसका फिर दोबारा आपको लोग अप्रोच न करें उस काम के लिए। ठीक है, तो आई थिंक एक तो क्वेश्चन था कि आधार कार्ड के बारे में, ये बहुत बार हमको भी आता है, काफी बार रिजेक्ट भी होता है। तो एक मैं क्लियर करना चाहता हूं कि वी आर यूजिंग आधार एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस, वी आर नॉट यूजिंग इट एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इज ऑलवेज द पैन कार्ड। अभी आधार कार्ड के बारे में सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं है, आप पासपोर्ट दे सकते हो, आप दूसरा यूटिलिटी बिल दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अगर आप आधार यूज करना चाहते हो, वी वेलकम दैट, लेकिन आप जो अपलोड करोगे वो या तो वो पूरा जो एक प्रिंट आता है आधार का क्लियर होना चाहिए, और वो फुल जो एक लंबा सा पेज आता है या तो वो होना चाहिए, या तो फिर आप ऑनलाइन जाके ई आधार मिलता है आपको, तो ई आधार अगर डाउनलोड करके आप कर दोगे तो क्लियरली आप तो एक्सेप्ट हो जाएगा। काफी बार रिजेक्ट इसलिए होता है क्योंकि वो बराबर दिखता नहीं है, क्योंकि आप लोग जो अपलोड करोगे वो हमारे सिस्टम में आएगा, फिर जब कोई मांगेगा तो वो प्रिंट आउट करके आएगा, तो हमको वो ध्यान रखना है कि जो प्रिंट आउट जो दूसरे आदमी को मिले वो भी क्लियर हो। तो इसलिए वी आर समटाइम्स इफ द कॉपी इज नॉट वेरी क्लियर और इफ द ई आधार इज नॉट देयर देन वी रिजेक्ट दैट सीन। जी ये क्वेश्चन है, वी आर इन बिजनेस ऑफ सेल ऑफ लैब ग्रोन जेमस्टोन एंड ज्वेलरी मेड विथ इट। आई डोंट फाइंड एनी अप्रोप्रिएट कैटेगरी इन द बिजनेस सेगमेंट, ड्रॉप डाउन ऑन माय केवाईसी बैंक फॉर्म। Okay, so I think valid question. We will take it into consideration, and we will, if required, we'll create a category. I don't see that as a problem. But you can always come in as a dealer, or you can come in as a because there is a, I think diamond dealer is probably there. There's a category for jewelry also. So a jewelry category is a general category. So if that is applicable, maybe you want to select that. But it's a valid point. We will look at it and add that category if required. ओके, ग्रेट। ऑडियंस एक सेकंड में और भी देखता हूँ कि क्वेश्चन हैं क्या। तो प्रणय, एक क्वेश्चन आया है रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। राइट। द क्वेश्चन है, वी हैड कंप्लीटेड आवर प्रोफाइल व्हेन वी सबमिट और वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स। यस। हेलो। या, so I lost your name. तब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं जब तक नैन कनेक्ट होते हैं। इफ ए कंपनी हैज टू डायरेक्टर, वी आर शोइंग देयर नेम इन डायरेक्टर, आउट ऑफ 2 डायरेक्टर 1 डायरेक्टर इज कंपनी रिप्रेजेंटेटिव आल्सो, नाउ सिस्टम इज नॉट एक्सेप्टिंग इट, हाउ टू हैंडल दिस इशू। नैन आप आंसर दे सकते हैं या तो प्रणय जी। नैन कैन यू। तो मिथिलेश जी, इसका आंसर मैंने दिया है। जनरली क्या होता है ना कि डायरेक्टर्स का जो डेजिग्नेशन सिलेक्ट किया जाता है उसके ऊपर होता है ये सब। आई वुड रिक्वेस्ट मेंबर कि आप जो डायरेक्टर्स, जो दूसरे डायरेक्टर्स है, उनकी डेजिग्नेशन एज ऑफ नाउ डायरेक्टर ही रखिए, वेदर ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव, इट इज ही इज एक्चुअली कमिंग इन एज अ डायरेक्टर इटसेल्फ एज ऑफ नाउ। ओके। Also, when you are filling it out, if you put the designation, it will automatically, it should come as a representative. Sometimes I have noticed that sometimes if you have tried too many changes, it at times does not come out correctly. So one recommendation will be just try and delete that the entry of that person from the system totally, and then redo it. It should be able to solve the problem.
मुझे लगता है कि क्वेश्चंस Pranay ji, there is a question over here, Yes. which is saying that I have sent goods to Kerala. I have tell him I have registered my KYC. He don't understand my KYC. So probably they don't understand over there in Kerala. How do we communicate to them? See, the way we work is that we work with trade bodies. So GJPC and Bharat Diamond Boards have signed up with me. Why is it important? Because trade bodies also tell you that this is a genuine party because he has registered with a specific trade body. And the trade body is also, you know, part of the business, is vouching that this company is part of the business. Now, if you have sent to someone in Kerala, if he has not registered on the platform, it is likely that he might not know about it. If he is a GJPC member from Kerala, he will definitely know about it and he should be able to share the KYC with you. जैसे मैंने बोला कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे जितना आप ज्यादा शेयर करोगे, जितना आप यूज करोगे, जितने ज्यादा लोग आएंगे, उतना ज्यादा स्ट्रांग होएगा और उतना आपको आसान पड़ेगा. ओके, इसमें एक क्वेश्चन था कि किसी कंपनी में 6 डायरेक्टर्स हैं जिसमें से 2 ही एक्टिव है अभी, तो उनका एक क्वेश्चन था कि अगर 2 के ही हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो क्या sorry, please go ahead, Pranay. Go ahead. So मिथिलेश जी, इसका आंसर ये रहेगा कि मेंबर को डिटेल्स तो सभी डायरेक्टर्स की डालनी होंगी. ओके, उनकी यही डिटेल्स, उनकी आई थिंक एमसीए की वेबसाइट पे भी यही डिटेल्स होंगी. बट जो 2 डायरेक्टर्स है जो एक्टिव है, उनके आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ लगेंगे, ठीक है, और उनको ही साइन करना पड़ेगा जो भी डिक्लेरेशन है, जहां पे उनका सिग्नेचर्स लगता है. अगर कोई तीसरा व्यक्ति साइन करता है तो फिर उनके आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ भी लगेंगे. ओके, एक और भी क्वेश्चन था, इफ वी शेयर रिक्वेस्ट टू क्लाइंट्स बट वी haven't received any reply so far, that we have to contact them personally. So ये क्या है कि अभी भी शेयरिंग जो है वो, जैसे मैंने आपको बोला, मेरा भी रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करना चालू कीजिए. शेयरिंग जितना आप ज्यादा करोगे उतना ज्यादा लोगों को पता लगेगा. अगर आप लॉगिन भी करते हो तो आपको दिख जाता है उधर कि आपके इतने पेंडिंग रिक्वेस्ट हैं. तो अनफॉर्चुनेटली अभी भी लोग इतना यूज नहीं कर रहे हैं. इसलिए शायद आपको, जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनको एक फोन भी कीजिए कि भाई मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, ये प्लीज मैं फोन पकड़ रहा हूं, आप एक्सेप्ट कीजिए, तो हमारा हो जाएगा और मेरे को सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. सो दैट इज माय रिक्वेस्ट टू यू. ये इनिशियल है, जब जैसा बढ़ना चालू होएगा और यूज बढ़ेगा, ये फिर प्रॉब्लम नहीं है. एक क्वेश्चन है, there is no individual who holds majority stake in ultimate holding company. Okay. And second, no individuals exercising or otherwise having the right to exercise significant influence or control over our company. No disclosure is required under provision of section 90 of CA 2013. Read with revised rule. We have furnished detail of directors and persons that are part of the management of the company. Please confirm if this satisfies the need for declaration of significant beneficial owners for GJPC MyKYC. Nayan, you want to take that? मिथिलेश जी, मेंबर्स का मैंने वही देखा है, उनको मैंने बताया है कि देखिए क्या होता है ना कि सिर्फ से दैट नो मेजॉरिटी स्टेक, तो वो एक ओपन वर्डेड स्टेटमेंट हो जाता है. मैंने मेंबर को रिक्वेस्ट भी किया है कि उनकी डिटेल्स जो है वो सपोर्ट पे भेजे. हालांकि मेंबर ने बताया है कि उन्होंने भेजा है. सो ये वेबिनार खत्म होने के बाद में मैं तुरंत वो उनकी जो डिटेल्स है वो चेक करके मेंबर से पर्सनली कांटेक्ट करूंगा. जी, मैं वही एक्सपेक्ट करेंगे हम कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं एक बार आप हम पूरा आपसे शेयर करेंगे. जो अनआंसर्ड क्वेश्चन रह गए हो तो आप उनसे कनेक्ट होइए, उनको आंसर दीजिए. और आपने ईमेल आईडी यहाँ पे शेयर कर दी है, तो मुझे लगता है कि जो भी मेंबर्स हैं उनको निश्चित तौर पे उस ईमेल के माध्यम से आप तक अप्रोच करेंगे और हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि MyKYC टीम जो है क्विकली उनको रिस्पॉन्ड करे. एक लास्ट क्वेश्चन जो अभी जस्ट आया है, we have downloaded the list of MyKYC documents of Dubai and Belgium entities from MyKYC bank site.
I want to know the list of KYC documents for entities of USA, Hong Kong, Japan, China, and Israel. So to answer that question, these are on our website because there are members from those countries who can register on the platform. For other countries, there is once we get a trade body which signs up from there, that's when we typically work with them and define the kind of documents which are required. What you can look at is what does not change is the category of documents. So when you talk about company incorporation, company identity, company address, the declaration, the individuals, so those categories will not change. The specific documents might be different from different countries. ओके मुझे लगता है कि कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन नैन आप उसको देख करके उनको आंसर कर दीजिएगा. ऑलरेडी उनके क्वेश्चंस के हमने आंसर दिए हैं, लेकिन उसके बाद उनके सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आए, तो प्लीज आप Q&A से वो सब चीजें लेके दे दीजिएगा. मैं एक बार फिर से जो मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हैं उनको धन्यवाद देते हुए मैं मेरी पूरी टीम के साथ में आप सबके साथ अब विदा लेता हूँ, और थैंक यू सो मच. और जल्दी ही फिर से हम दोबारा एक बार माई KYC के इस वेबिनार को दोबारा रिपीट करेंगे आप सबके बेनिफिट्स के लिए, बेस्ड ऑन जो भी क्वेश्चंस हमको मिले हैं, जिससे कि फ्यूचर में जो भी डाउट्स या कोई क्लैरिटी आपको चाहिए तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिल सके. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. अगर किसी को कोई भी और क्वेश्चंस है अभी नहीं वेबिनार के खत्म होने के बाद में, तो आप support@mykyc पे मेल डाल के आपके क्वेरी का रिजोल्यूशन ले सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. आप रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके उसको फिर स्टॉप करिएगा. जी मैं Q&A के रिस्पॉन्सेस दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा समय लगेगा मुझे, थोड़ा सा. नहीं, यहाँ से बाहर हो जाते हैं, बाद में आप दे दीजिएगा. जी 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 जी. थैंक यू. स्टॉप रिकॉर्डिंग करने का या डायरेक्ट लीव करने का? रिकॉर्डिंग स्टॉप कैसे होएगा? महेश आपको स्टॉप करना पड़ेगा. स्टॉप कर दूं अभी? हाँ. ओके.